अच्छा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स को पूछा है कि जो एफरेंट लिम्ब होता है ना, ठीक है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स का वो कौन सी नर्व आ रही है, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है ना वो एफरेंट लिम्ब दे रही होती है कॉर्नियल रिफ्लेक्स पे, ठीक है। आपने कोई भी वेस्ट टच की आई पे, ठीक है, कॉर्निया पे, ठीक है, तो जो एफरेंट लेके जाएगी वो होगी हमारे पास ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। नेक्स्ट उसके बाद कॉन्जुगेट आई मूवमेंट कंट्रोल बाय फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है, जो फ्रंटल आई फील्ड होता है ना, ठीक है, सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है, और एक कॉन्जुगेट या सेकेडिक मूवमेंट जो कहते हैं इसकी, जो एक जगह से आप दूसरी जगह पे जंप करते हो, ठीक है, इसे कहते हैं सेकेडिक आई मूवमेंट्स, ठीक है, या कॉन्जुगेट आई मूवमेंट्स, तो इसे फ्रंटल आई फील्ड या सेरिब्रम कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड करता है किस पे, वेनस रिटर्न पे। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता क्या है, जब डायस्टली होती है ना उसमें ये होता है कि वेंट्रिकल्स जो है वो फिल हो रहे हैं, ठीक है, और फिल होने के बाद ये होता है कि उनकी फिलिंग किस पे डिपेंड करती है, जितनी आपके पास वेनस रिटर्न आएगी, ठीक है, उतनी जो है डायस्टली के एंड पे, फिलिंग के एंड पे आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा होगा। नेक्स्ट उसने कहा कि फेसिकल्स ऑफ मसल सराउंडेड या कनेक्टेड बाय द कनेक्टेड टिश्यू, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है। जो फेसिकल्स ऑफ मसल्स होते हैं ना विच आर सराउंडेड या कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, तो इसे कहते हैं हम पेरीमाइसियम, ठीक है। पूरे फेसिकल को हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम, जिसको कनेक्टिव टिश्यू ने सराउंड किया हुआ है। बैरोरिसेप्टर जो होते हैं रिलेटेड होते हैं टू द मीन आर्टिकल प्रेशर के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा फायरिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो तो ये कम फायरिंग करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में सिम्पैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। बैरोरिसेप्टर जो है वो मीन आर्टिकल प्रेशर के साथ एसोसिएटेड है। आईवी ड्रग अब्यूजर्स में हमने कहा है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है, ठीक है। जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टाइफोरिस मोस्ट कॉमन कॉज होता है। नेक्स्ट होता है जो सिरोसिस है, ठीक है, उसमें कॉज ऑफ पेटिक एनीमिया क्या होता है कि आपके पास ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा क्योंकि एल्ब्यूमिन नहीं है, और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, जिसकी वजह से एडीमा हो जाएगा पेटिंग वाला, ठीक है। आप प्रेस करोगे तो पेट बन जाएगी। मोस्ट लाइकली एक्टिव फॉर्म ऑफ द थायराइड हार्मोन जो हम यूज़ करते हैं, जो कि उसने कहा रिलीज होती है प्लाज्मा में, वो कौन सी होती है, T3 होती है, ठीक है। T3 जो होती है ना वो हम एक्टिव फॉर्म होती है थायराइड हार्मोन की। अ पेशेंट विद रिकरेंट विजी नेजल कंजेशन, रनी नोज, वाटरी आइज, अ फीवर, क्यों होगा उसको ये सारी चीज़ें जो है मास सेल डीग्रेनुलेशन की वजह से हैं। किसी चीज़ को की वजह से उसको हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, जिसकी वजह से कंजेशन, रनी नोज, वाटरी आइज के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि विटामिन डी जो है, ठीक है, या फिर जो 125 हाइड्रोक्सीक्लोरिक एसिड की एक्टिविटी हम कैसे असेस करते हैं, विटामिन डी की एक्टिविटी हम हमेशा असेस करते हैं 25 हाइड्रोक्सीक्लोरिक एसिड के थ्रू, ठीक है, क्लोरिक एसिड के थ्रू। नेक्स्ट है 45-year-old फीमेल है, प्रीवियसली नॉर्मल थी, ठीक है। आप उसको डिजनिया प्रेजेंट किया है, ड्राई कफ है, फीवर है 3 months बैक, 3 महीने पहले ना उसको ऐसे डिजनिया ड्राई कफ और फीवर हो गया था। अब 1 महीने से बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है, वो वेकेशंस पे चली गई थी। दोबारा वो ना उसको सिम्टम्स दोबारा से डेवलप हो गया जब वो उन कैनेरीज़ में गई है जहाँ पर उसको पहले सिम्टम डेवलप हुए थे, ठीक है। तो ज़ाहिर है जब पहले जहाँ पे गई है वहाँ जाने की वजह से जब दोबारा सिम्टम्स डेवलप किया तो आपने एक्सरे कराया, एक्सरे पे आपको मल्टीपल नोडुलर लीजन्स नजर आ रही है लंग के सारे जोन्स के अंदर। क्या मैकेनिज्म क्या है, उसने कहा मैकेनिज्म ऑफ सिम्टम्स क्या होगा कि मास सेल की डीग्रेनुलेशन हो गई है, कि वहाँ पे जाके हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हुआ है, क्या वहाँ पे मास सेल्स डीग्रेनुलेशन होने की वजह से दोबारा से वो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के साथ प्रेजेंट किया, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा ऐसा ADH क्या कहता है, ऐसा ADH बेसिकली हमारे पास सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडिया सेक्रेशन है। वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवानी है, जब वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो यूरिन जो है कॉन्सनट्रेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंक्रीज यूरिनरी ऑस्मोलैरिटी है, तो यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो इसको ज़्यादा करवा रहा है। नेक्स्ट उसने क्रिटिकली इल चाइल्ड है, ब्रॉट टू द इमरजेंसी इन द अनकॉन्शियस स्टेट में आता है, फ्रूटी स्मेल आ रही है उसके ब्रेथ के अंदर से। तो उसने कहा डायग्नोसिस क्या है, डीके में आपके पास एसीटोन की वजह से फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा ओल्ड लेडी इज प्रेजेंट विद द कुशिंग सिंड्रोम, व्हाट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग उसने कहा है कि पर्पल स्ट्राई है आपके पास एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। एब्डोमेन के ऊपर जो पर्पल स्ट्राई होते हैं वो कुशिंग सिंड्रोम के लिए मोस्ट डायग्नोस्टिक है। हाइपोवेंटिलेशन नेक्स्ट उसने कहा COPD जो है उसमें आपके पास हाइपोवेंटिलेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है, क्या कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, एसिडोसिस के रिस्पॉन्स में फिर वो हाइपोवेंटिलेट करता है, क्या एसिड को वो रिटेन कर रहे होते हैं, सॉरी ये जो पेशेंट्स होते हैं ना COPD के, ये क्या करते हैं कि एसिड को रिटेन करते हैं, तो इसलिए हाइपोवेंटिलेशन होती है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है इनको, ठीक है। पेशेंट जो है वो क्या है प्रेजेंट किया है एपिसोडिक पैल्पिटेशंस के साथ और हाइपरटेंशन है उसको। व्हाट इज द कॉज, अगर एपिसोडिक पैल्पिटेशन और हाइपरटेंशन दैट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, जिसमें आपको हेडेक, एपिसोडिक हाइपरटेंशन और स्वेटिंग, फ्लशिंग वगैरह होती है, ठीक है। रिट्रोमैंडिबल उसने कहा वेन जो है वो कैसे बनती है, इट इज फॉर्म बाय द फ्लूएन ऑफ विच इन द पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड में ऐसी क्या चीज़ हैं जिनकी फ्लूएन की वजह से रिट्रोमैंडिबुलर वेन बनेगी। दो चीज़ें हैं आपके पास, मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। जो मैक्सिलरी वेन है और जो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है, इन दोनों की फ्यूजन से हमारे पास रिट्रोमैंडिबुलर वेन बनेगी, ठीक है। कौन कौन सी, मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ठीक है। मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन की वजह से हमारे पास क्या बन रहा है, रिट्रोमैंडिबुलर वेन बनी है। नेक्स्ट उसका पेशेंट हैविंग ग्रे सीरम माइलेज, ठीक है, 4 times हैविंग एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, टाइप ऑफ मेसेंटेरिक नेक्रोसिस सीन, तो हमें कौन सा नेक्रोसिस है, फैट नेक्रोसिस होगा। अगर सीरम माइलेज के लेवल ज़्यादा है,
4 टाइम्स एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, ठीक है। तो ये एक्यूट पेंक्रेटाइटिस हो गया। कौन सा नेक्रोसिस आपको नजर आएगा? मिजेंट्री में, क्योंकि फैट होता है तो फैट नेक्रोसिस में नजर आएगा, फैट स्पोनिफिकेशन की वजह से भी। नेक्स्ट उसने कहा प्रेगनेंट लेडी है, लेबर है, डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड हाइपोटेंशन। तो क्या हो सकता है कॉज? लेबर में जाके उसने कहा कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और हाइपोटेंशन डेवलप हो गया, तो मोस्ट लाइकली कॉज है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की। एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका कोई कंपोनेंट जो है वहाँ से निकल के उसने जाके एम्बोलिज्म करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा कि पर्सन जो है क्लाइम्स टू एन ऑल्टीट्यूड डेवलप डिस्निया, तो जो है वो ऑल्टीट्यूड पे गया है, उसको वहाँ पे डिस्निया डेवलप हो गया। तो क्यों हुआ है? एक्यूट सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया हो गए हैं, ठीक है। हाइपोक्सिया की वजह से उसको ये सिम्टम डेवलप हुए हैं और उसकी वजह से क्या हो गया? उसने डिस्निया डेवलप हो गया। सेरिबैलम हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पोस्टरल स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास सेरिबैलम रिस्पॉन्सिबल है। पोस्टरल स्टेबिलिटी के लिए सेरिबैलम रिस्पॉन्सिबल है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में उसने कहा फ्लूइड कैसा होगा? फ्लूइड जो होता है एक्सुडेटिव होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी तो फ्लूइड क्या होगा? एक्सुडेटिव होगा। नेक्स्ट उसने कहा फ्लेक्शन ऑफ नेक है। प्राइमरी फैक्टर जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? स्टेनोक्लिडोमास्टोइड है। फ्लेक्शन ऑफ नेक है और प्राइमरी उसने कहा जो फ्लेक्सर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो कौन सा है? प्राइमरी फैक्टर सॉरी रिस्पॉन्सिबल जो है दैट इज़ गोइंग टू बी स्टेनोक्लिडोमास्टोइड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट उसने कहा है